हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी के से निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं उन सब के बारे में, जिसमें था कि गैस, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ और लावा। तो आज देर न करते हुए हम उससे आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहते हैं। ये जो लावा होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला एसिड लावा, दूसरा बेसिक लावा। अब हम पढ़ेंगे एसिड लावा क्या होता है। एसिड लावा में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है और इसका जो इसका स्वरूप जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, न कि तरल होता है। तरल होता है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। सिलिका की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब स्थलाकृति जब बाहर लावा की बनती है तो कुछ इस प्रकार से बनती है, जैसे कि उसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। जैसे कि एसिड लावा का जब भी यहाँ पर जमाव होगा तो उसकी लंबाई अधिक होगी लेकिन उसकी चौड़ाई कम होगी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है। बेसिक लावा एसिड लावा की अपेक्षा कम गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और ये सिलिका की मात्रा कम होने के कारण ये गाढ़ा होता है लेकिन डार्क होता है, जैसे लगता है कि काला है। तो इसलिए इससे आग्नेय शैलों का निर्माण भी होता है। और जब ये बेसिक लावा जब पृथ्वी पर आता है तो कुछ इस प्रकार से फैलता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है तो ये चौड़ाई में फैलता है, न कि लंबाई में, क्योंकि इसमें गाढ़ापन कम होता है। जब ये गाढ़ा कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा और ये नीचे ही फैलेगा, तो इसकी ऊंचाई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे क्रैटर झील ज्वालामुखी में वर्षा जल एकत्र होने से क्रैटर झील का निर्माण होता है। जैसे कि ये हमारी ज्वालामुखी है और ये हमारा क्रैटर था। तो जब हम बारिश का जो जल होता है वह जब इस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है तो क्रैटर झील का निर्माण होता है, क्योंकि जब मान लीजिए ज्वालामुखी इसमें से उद्गार होगा ही नहीं, लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा तो बारिश होगी ही। बारिश का पानी जब इसमें इकट्ठा हो जाएगा तो एक झील का निर्माण होगा, जिसे कि हम क्रैटर झील कहते हैं। हमारे भारत में लोनार में, महाराष्ट्र में जो लोनार पड़ता है, लोनार की जो झील है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। ये क्रैटर झील का उदाहरण है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका टिटिका, विक्टोरिया का अफ्रीका, ये सभी क्रैटर झील के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी के प्रकार इसको विभाजित करने के लिए विद्वानों में मतभेद था कि आखिर किस प्रकार से इसको विभाजित किया जाए, जिसमें कोई कहता था उद्गार के अनुसार, कोई कहता था सक्रियता के अनुसार। तो दोनों के माध्यम से आज हम देखेंगे। पहला है उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी दो प्रकार की होती हैं, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। और सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार सबसे पहले हम देखेंगे। जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है तो यह विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे से होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा ज्वालामुखी यहाँ से निकल रहा है, तो जब ये केंद्र से जब जाएगा तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, तभी तो चारों ओर से फाड़ते हुए चट्टानों को बाहर निकलेगा। तो जब केंद्र से ये जाता है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र होता है। केंद्रीय उद्भेदन में आपका सबसे पहले होता है हवाई तुल्य, दूसरा होता है स्ट्रोम्बोली, तीसरा होता है वुल्केनो तुल्य, चौथा होता है पिलियन और
पांचवा होता है विषुवियस तुल्य। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक चीज़ कि कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है पेलियन तुल्य। पेलियन तुल्य ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी होता है, जिसके कारण इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी और भयंकर होता है। अब हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा पाई जाती है और हवाई तुल्य में सबसे कम यदि सिलिका की मात्रा पाई जाती है तो वह हवाई तुल्य में पाई जाती है और ये बहुत ही कम विनाशकारी होता है। उसके बाद स्ट्रोम्बोली उससे ज़्यादा, उसके बाद वोल्केनो स्ट्रोम्बोली से ज़्यादा, उसके बाद वोल्केनो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है विषुवियस और उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है पेलियन तुल्य। तो ये थी हमारे उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के बारे में, जिससे कि ये होता है कि पता चलता है कि ये कितने विनाशकारी होते हैं। अब आगे देखेंगे दरारी उद्भेदन। यह रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। इस प्रकार के उद्गार क्रीटेशियस युग के बड़े पैमाने पर हुआ करते थे, जिससे लावा पठारों का निर्माण होता था। लावा पठारों का निर्माण, जिससे कि आप समझते होंगे लावा पठारों के निर्माण में बेसाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है और जिससे कि आग्नेय जो पर्वत होते हैं उन सब का निर्माण बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। दरारी उद्भेदन इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए यह हमारा पर्वत है और ये केंद्र से ना निकल करके ज्वालामुखी किनारों से ऐसे जहाँ कमज़ोर पाती है वहाँ से वो निकलती जाती है। तो जो दरार बनते हैं उन दरारों में लावा जो है वो जा कर के फंस जाता है और उसी में जम जाता है, जिसके कारण ये ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है और इसमें से हमेशा राख, धूलकण, जलवाष्प ये सारी जो पदार्थ हैं वो पृथ्वी से बाहर हमेशा निकलते रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह है हवाई द्वीप, जो यूएस क्षेत्र में पड़ता है, जिसका नाम है किलायू। ये बहुत ही अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भी है। दूसरा है सिसिली द्वीप का जो सिसिली द्वीप का माउंट एटना ज्वालामुखी है। ये भी बहुत विनाशकारी होता है बट किलायू से कम होता है। लेपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, ये आपका ज्वालामुखी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर में पड़ता है और भूमध्य सागर में यह मतलब एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो कि हमेशा इसमें से धूल कण, ज्वालामुखी, जलवाष्प ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, इसमें से लावा निकलता रहता है, जिससे होता क्या है कि भविष्य में हमेशा इसके उद्गार होने की प्रक्रिया हमेशा बनी रहती हैं और ये हमेशा सक्रिय रहता है। सक्रियता के कारण यह भूमध्य सागर का जो भाग है वह रात में इसको देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ हमेशा लाइट जली हुई है। इसी सक्रियता के कारण भूमध्य सागर का स्तंभ भी इसको कहा जाता है। अब आगे देखेंगे एक्वेडोर कोटोपैक्सी, इसमें पाया जाता है ज्वालामुखी जो कि बहुत ही फेमस है। यह एक पर्वतीय श्रृंखला पाया जाता है जो सबसे ऊंचाई पर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है वो है बैरन द्वीप। हवाई द्वीप में मौना लोआ एक द्वीप आपका ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में पड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित एक ओजल डेल सालाडो ज्वालामुखी है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें कि हमारा एंडीज पर्वत आता है। यह भी बहुत ही मतलब एक तरह से एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले एक कोटेशन है जिसे कि याद रखना चाहिए आप लोगों को। और आगे के नेक्स्ट वीडियो हम
लाएंगे और आप लोग उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से उम्मीद करते हैं यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे अपना सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।